हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 24 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस प्रयास का बेहतर तरीके से लाभ उठाने के लिए इन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको वैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से, एक क्वेश्चन हम जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से देखेंगे और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 93 है। प्रीवियस 92 क्वेश्चन हम प्रीवियस 23 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकरण यानी कि ट्राइब्यूनल क्या है और अनुच्छेद 323 ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 बी से किस प्रकार से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन में आपको अधिकरण के बारे में बताना है और जो हमारा संविधान का पार्ट 14 ए है, जिसके अंतर्गत 323 ए और 323 बी है, तो इसमें आपको बताना है कि 323 ए 323 बी से किस प्रकार से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो इसमें हम अधिकरण की परिभाषा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि अधिकरण विधि द्वारा स्थापित न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय हैं। इनका प्रयोजन तीव्रता से निर्णय देकर जो न्यायपालिका पे जो अभी बोझ है उसको कम करना है और इसके अंतर्गत इनमें तकनीकी मामलों के लिए विशेष से संबंधित विशेषज्ञ भी शामिल इसके अंतर्गत होते हैं। अगर हम बात करें मूल रूप से संविधान की, जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तो उस समय इसमें इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था अधिकरण से संबंधित, लेकिन वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 323 ए और 323 बी को संसद एवं राज्य विधायिकाओं को अधिकरणों के गठन करने का अधिकार दे दिया गया। 323 के ए के अंतर्गत जो संसद को अधिकार है, इसके अलावा 323 बी के अंतर्गत संसद के साथ साथ राज्य विधायकों को भी अधिकरण गठन करने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद इससे संबंधित एक अधिनियम भी बनाया गया है, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, जिसमें केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक जो राज्यों के लिए एक संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण बनाने के लिए भी स्थापित करने के लिए भी इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो जो संविधान का जो पार्ट 14 ए है उसके अंतर्गत 2 आर्टिकल शामिल है, 323 ए 323 बी। तो अब हम जान लेते हैं कि 323 ए 323 बी से किस प्रकार से डिफरेंस उनके बीच में है। अगर हम बात करें उनकी कार्यशीलता के आधार पर देखें तो 323 जो ए है वह केवल सार्वजनिक सेवा संबंधी मामलों के लिए अधिकरण को स्थापित करने का प्रावधान करता है, जबकि 323 जो बी है कुछ अन्य मामलों जैसे कि आपको टैक्स को कंट्रोल करना है या विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार, किराया किराएदारी के जो अधिकार के लिए संबंध में कुछ अधिकरण स्थापित करना है, तो उसके लिए ये अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा इसको स्थापित करने में भी डिफरेंस है। अगर 323 ए की बात करें तो इसके अंतर्गत केवल संसद को अधिकार है कि इससे संबंधित वे अधिकरण स्थापित कर सके, लेकिन 323 बी के अंतर्गत संसद व राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा उनकी विधायी क्षमता के भीतर के मामलों के लिए ये अधिकरण स्थापित कर सकते हैं। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि 323 ए में केवल संसद ही अधिकरण का गठन कर सकती है, जबकि 323 बी में संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी इसमें विधायी क्षमता के उनके जो मामलों के आधार पर अधिकरण का गठन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अधिकरण के पदानुक्रम के बारे में, इनकी क्रोनोलॉजी के बारे में, तो 323 ए के अंतर्गत जो केंद्र के लिए केवल एक अधिकरण है और प्रत्येक राज्य या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक अधिकरण स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत ऐसा नहीं बताया गया कि इनके बीच में एक कोई पदानुक्रम उसके अंतर्गत वर्णित नहीं किया गया है। जो अधिकरण 323 ए के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं उनमें किसी भी तरीके का पदानुक्रम नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें 323 बी की तो इसके अंतर्गत पदानुक्रम निर्मित किया जा सकता है, लेकिन 323 ए के तहत नहीं। तो ये इसके अंतर्गत मेन डिफरेंस थे 323 ए और 323 बी के बीच में। इसके अलावा इससे संबंधित एक मूल रूप से अगर हम बात करें तो इन जो अधिकरणों के आदेश के विरुद्ध जो अधिकरण ने जो आदेश दे दिया किसी विषय से संबंधित, तो उसकी जो अपील है
वह केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती थी, ना कि हाई कोर्ट में। लेकिन इससे संबंधित एक मामला होता है एल चंद्र कुमार का मामला, 1997 का मामला। इस मामले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दो अनुच्छेदों के उन प्रावधानों को, जो कि दो अनुच्छेद है 323 ए और 323 बी, तो उन अनुच्छेदों में जिसके अंतर्गत रेस्ट्रिक्ट किया गया था हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के दायरे को सीमित करने से संबंधित, तो उसको उन्होंने इनवैलिड कहा। और अब अगर हम बात करें तो अधिकरण अगर किसी भी तरीके का फैसला देता है तो उसके खिलाफ जो न्यायिक उपचार है वह उपलब्ध है। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो जो अधिकरण जो प्रणाली है पिछले 80 वर्षों में पारंपरिक जो न्याय प्रणाली है उसके समांतर रूप में इसको विकसित किया गया है, जिससे कि न्यायपालिका पर जो बोझ है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आयकर अपीलीय जो अधिकरण की स्थापना की बात करें तो इसको 1941 में ही इसको स्थापित कर दिया गया था, जिससे कि इसके जो न्यायालय से संबंधित जो लंबित मामले हैं उसका अंतर्गत उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको कम किया जा सके उस मामलों को। तो इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें 323 ए और 323 बी के, तो अंतः स्थापित हो जाने के बाद से, क्योंकि इसको 1976 में इसको अंतः स्थापित किया गया 42वें संविधान संशोधन से, तो इसके बाद से 1980 से 2010 के मध्य कई अधिकरणों को, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के साथ साथ क्षेत्र विशिष्ट अधिकरणों की भी स्थापना की गई है, जिससे न्यायपालिका के बोझ को कम किया जा सका है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 1 के भारत भूगोल खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, इसका समर्थन करने वाले साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। तो इसके अंतर्गत आपको जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके बारे में चर्चा करनी है, और वह उसके संबंध में कौन कौन से साक्ष्य हैं जो उसको प्रमाणित करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की, तो जो महाद्वीपीय प्रवाह जो सिद्धांत है, एक तरीके से महाद्वीपीय जो प्रवाह है वो पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों की एक दूसरे के सापेक्ष, मतलब एक जो महाद्वीप है और दूसरा जो महाद्वीप है एक दूसरे के सापेक्ष उनकी गति को बताता है। अगर ये बात करें तो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 में महाद्वीपों के प्रवाह की परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी, और 1960 के दशक में प्लेट विवर्तन की, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, के विकास के बाद से ही इस गतिविधि को भूगर्भिक व्याख्या को समझा गया। तो ये सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दे दिया गया था, लेकिन जब 1960 में जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई तो इस सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की गई और इसकी व्याख्या को समझ सके हम लोग। अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो वेगनर के अनुसार इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया था कि आज के जो सभी महाद्वीप हैं, जो हमको 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, तो ये जो 7 जो महाद्वीप हैं एक अकेले भूखंड, एक पूरा एक विशाल था पेंजिया, उसका ये हिस्सा थे और एक दूसरे से ये जुड़े हुए थे। और इसके जो चारों तरफ हमें जो भिन्न भिन्न महासागर देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन हो गया या आपका पैसिफिक ओशन हो गया, तो ये एक ही ओशन था जिसका नाम था पेंथालसा। फिर उन्होंने बताया जो आपका जो पेंजिया था वो एक तरीके से उन्होंने कहा कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हो गया। और जब ये विभाजन आरंभ हुआ तो इसका जो नॉर्थन पार्ट था उसको हम जो एक विभाजन हुआ उसका जो नॉर्थन पार्ट था उसको लॉरेंसिया कहा गया, और जो नीचे वाला जो पार्ट था उसको, जो दक्षिणी पर जो पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। उस 2 पार्ट में यह विभक्त हो गया। फिर ये जो आपका लॉरेंसिया वाला पार्ट है, फिर गोंडवाना वाला लैंड जो वाला पार्ट है, वह भी एक दूसरे से विभाजित हुए और छोटे छोटे महाद्वीपों में ये जनरेट हो गए, जिसका रूप आज हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये थ्योरी बताती है महाद्वीपों के प्रवाह के सिद्धांत को, जिसके अंतर्गत पूरे एक पेंजिया की बात करती है, वह पेंथालसा से घिरा हुआ था। फिर 20 करोड़ साल पूर्व उसके अंतर्गत विभाजन हुआ, जिसमें उत्तरी जो पार्ट बना वो लॉरेंसिया बना, और जो दक्षिण वाला जो पार्ट बना वह गोंडवाना लैंड बना, और फिर ये भिन्न भिन्न महाद्वीपों में ये टूटते गए। इसके लिए उन्होंने बताया इसके पीछे जो महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है, इसके पीछे 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, और एक दूसरा जो टाइडल जो बल होता है, जो टाइडल जो फोर्स होता है, वह दोनों बल इसके लिए प्रभाव विस्थापन के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम बात करें इसके सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्यों की, तो महाद्वीपों के संबंध में अगर हम देखें तो जो महाद्वीप है उसको हम जिग्सॉ फीट के रूप में देख सकते हैं, जिसमें अगर हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका और जो दक्षिण अफ्रीका की अमेरिका की बात करें, तो आमने सामने की अगर हम तट रेखाओं को मिलाएं
तो अगर हम उनको एक कोलाज की तरह जोड़ने का प्रयास करें तो वो एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। तो एक तरीके से यह प्रमाण मिलता है कि वे एक दूसरे के साथ में एक समय रहे होंगे। इसके अलावा जो अफ्रीका है और अफ्रीका का जो मेडागास्कर है और भारत के जो पूर्वी तट अगर हम देखेंगे तो उसमें भी हमें इसी तरीके का साम्य देखने को मिलता है। तो ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हम किसी कोलाज को फिट करते हैं उसके अंतर्गत तो वे एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, उसी तरीके से ऐसा साम्य हमें दो कॉन्टिनेंट के बीच में देखने को मिलता है। तो इससे प्रमाणित होता है कि ये एक दूसरे से कभी ना कभी जुड़े हुए होंगे। इसके अलावा जो महासागरों के पार हमें चट्टानों की आयु में समानता देखने को मिलती है। अगर हम किसी कॉन्टिनेंट की बात करें, जैसे अफ्रीका की बात करें और अमेरिका की बात करें, तो इन दोनों के बीच में जो चट्टानें हैं उनके बीच में अगर उनकी आयु नापी जाए तो वे एक समान दिखाई पड़ती हैं। तो इससे ये मालूम चलता है कि ये एक साथ में ही डेवलप हुई होंगी। जैसे कि अगर हम बात करें ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट के, तो 200 करोड़ वर्ष पूर्व जो प्राचीन सेल समूह की पट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि परस्पर समान रूप को दर्शाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें टिलाइट निक्षेप भी, जैसे कि हम बात करें भारत में जो पाए जाने वाले जो गोंडवाना श्रेणी है के तलछटों के प्रतिरूप के रूप में दक्षिणी गोलार्ध के लगभग विभिन्न जो 6 स्थल खंड है वहां से हमें जो टिलाइट निक्षेप देखने को मिलते हैं, ये चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप हमें भारत के अतिरिक्त अफ्रीका में भी देखने को मिल जाएंगे, फॉकलैंड द्वीप में देखने को मिल जाएंगे, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एवं ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक तरीके से आप प्रमाणित करता है कि ये महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। इसके अलावा प्लेसर निक्षेप जो घाना तट पर जो उद्गम चट्टानें हैं उसकी पूर्ण अनुपस्थिति वहां देखने को मिलती है, क्योंकि घाना तट पे आपको जो प्लेसर निक्षेप जो कीमती धातुएं होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं घाना के तट पर। लेकिन वो किससे डेवलप होती हैं, उन चट्टानों को वहां पर जो चट्टानें होती हैं उनका उद्गम क्षेत्र वहां पर देखने को नहीं मिलता। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जो घाना के जो सोने के भंडार हैं वे ब्राजील पठार से, जो ब्राजील आपका जो दक्षिण अमेरिका का पार्ट है, ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये एक दूसरे से जुड़े थे। तो इसके अंतर्गत जो प्लेसर निक्षेप हैं, जो कीमती धातुएं हैं, वह घाना तट पर देखने को तो मिलती है लेकिन उसका सोर्स वहां देखने को नहीं मिलता। उसका सोर्स हमें देखने को मिलता है ब्राजील पठार में। तो यह प्रमाणित करता है कि वह एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवाश्मों के वितरण की, तो जो समुद्री अवरोधक के जो दोनों विपरीत किनारों पर जल एवं स्थलों में पौधे एवं जंतुओं की समान प्रजातियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक है प्रजाति मेसोसोरस कि जो छोटे रेंगने वाले जो जीव हैं केवल उथले पानी में ही रह सकते हैं, लेकिन इनकी जो अस्थियां हैं केवल दक्षिण अफ्रीका के कैप डाउन एवं आपके ब्राजील दोनों के, जबकि ये आज लगभग हम बात करें तो एक दूसरे से लगभग 4800 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इनके जो प्रमाण हैं हमें दोनों जगह देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमने बात की जिग्सॉ फिट की, जो महाद्वीपों के जो साम्यता देखने को मिलती है। इसके अलावा सेकंड हमने बात की यहाँ के प्लेसर निक्षेप के बारे में, टिलाइट निक्षेप के बारे में हमने बात की। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो जीवाश्मों के वितरण है उसके बारे में हमने बात की, और जो चट्टानों की आयु में भी साम्यता देखने को मिलती है उसके बारे में हमने इस तरीके से 5 साक्ष्य इसके अंतर्गत प्रस्तुत किए। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना की गई क्योंकि यह सिद्धांत दे दिया गया था 1912 अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना इसलिए की गई क्योंकि हमने जो दो फोर्सेस की बात की, एक ध्रुवीय फ्लाइंग बल और एक आपका ज्वारीय बल, तो इन शक्तियों के आधार पर इतने बड़े महाद्वीपों का विस्थापन होना ये काफी एक असमंजस्य वाली बात है। तो ये नहीं माना जा सकता कि इन फोर्सेस के द्वारा इनका विभाजन हुआ होगा, क्योंकि ये काफी अत्यंत क्षीण वाले फोर्स है, मतलब काफी इनकी इंटेंसिटी काफी कम होती है। तो इतने बड़े महाद्वीपों को सरकाने की इनकी ताकत नहीं है। लेकिन जब बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई तो उससे यह स्पष्ट हो गया कि जिसके अंतर्गत जो प्लेट्स होती हैं वह इसके पर्याप्त प्रमाण मिले कि ये प्लेटें जो दुर्बलता मंडल जिसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है उसके ऊपर ये एक गति करते हैं, जो प्लेट्स एक दूसरे को विस्थापित करती हैं, तो जिसके कारण से महाद्वीपों का प्रभाव हो सकता है। तो बाद में जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आने के बाद इस प्रसरण के सिद्धांत को, इसके प्रभाव के सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझा जा सका। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जिसको हम अगले किसी क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन था आपका जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से है, जिसमें आपसे यह पूछा गया है कि जो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या क्या कंडीशंस होती हैं उनकी उत्पत्ति के लिए।
साथ ही साथ जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है जिसको हम शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं, इसके मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए जनरेट होने के लिए जो एक फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए उनके बारे में बताना है। साथ ही साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में अंतर को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि चक्रवात की उत्पत्ति एक निम्न दाब क्षेत्र के आसपास उसकी जो वायुमंडलीय दशाएं बनती हैं उनमें परिवर्तन के कारण प्राय इनका जो वायु संचरण होता है अत्यधिक तीव्र एवं विनाशकारी होता है। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा सामान्यतः खराब मौसम और तूफान इनकी विशेषताओं के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम इसको बात करें तो जो उत्तरी गोलार्ध में हमें देखने को मिलता है, जो पवनें होती हैं वे गति करती हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामवर्त डायरेक्शन में, और जो दक्षिणी गोलार्ध में हमें देखने को मिलती है वे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें इनकी गति देखने को मिलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में किसी देखने को मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में हमें देखने को मिलेगी क्लॉकवाइज। इसके अलावा जो चक्रवातों की उत्पत्ति की स्थिति के आधार पर दो इनको टाइप में चेंज किया जाता है। जो आपके 10 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जो जनरेट होते हैं उनको कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और जो आपके 35 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जनरेट होते हैं उनको आपका कहा जाता है शीतोष्ण चक्रवात। तो ये हम चक्रवात की जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो इसकी कंडीशन है वह यह है कि जो बृहद समुद्री सतह है आर्द्र पवनों की आपूर्ति जिसके द्वारा होती है, क्योंकि ये जो जनरेट होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र की सतह पर होते हैं, जिससे इसको जो एनर्जी दी जाती है वहां की आर्द्र पवनों के द्वारा दी जाती है, तो जो कि वहां के बादलों के निर्माण में सहयोग करते हैं। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति के लिए लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की जरूरत होती है, क्योंकि जब उच्च तापमान होगा तो वह आवश्यक ऊष्मा जो साइक्लोन को चाहिए होती है वह उसको प्रदान कर सकता है। इसके अलावा इसमें रिक्वायर है कॉरियोलिस बल जिसकी उपस्थिति आवश्यक है ताकि केंद्र की ओर पवनों का संरक्षण जो संचरण है वह इसके अंतर्गत होता रहे। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो वायु प्रभाव प्रणाली है जो कि इसको चलायमान रखता है, तो वह वायु प्रभाव प्रणाली की भी निरंतरता के लिए जो ऊर्ध्वाधर पवन है, जो ऊर्ध्वाधर पवन यानी कि वर्टिकल मोशन जो पवन का है, वह इसकी गति में अंतर को कम होना आवश्यक है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है इस तरीके से जनरेट होता है, वायु का आरोहण होता है, फिर इस तरीके से इसका जो प्रवाह है फिर बाद में हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और ये जो बीच में बनती है इसकी एक बॉल तैयार हो जाती है, और इसके अंदर के वाले पार्ट को कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई। के अंतर्गत फर्स्ट कंडीशन हुई आर्द्र पवनों का होना आवश्यक है, समुद्र की सतह पर ये बनते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना जरूरी है, कॉरियोलिस बल इसके अंतर्गत होना चाहिए, साथ ही साथ वायु प्रभाव प्रणाली की निरंतरता इसके अंतर्गत कायम रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्र की तरफ जो आर्द्र पवनों को आकर्षित करने के लिए पहले से ही वहां पर क्या होना चाहिए, एक लो प्रेशर उसके अंतर्गत होना चाहिए, जिससे कि वे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर उसमें आर्द्र पवनों को वह अट्रैक्ट कर सके। इसके अलावा समुद्री तल तंत्र जो ऊपरी अपसरण आवश्यक है ताकि केंद्र में जो निम्न दाब प्रणाली है वह बनी रह सके, क्योंकि अगर लो प्रेशर होगा नीचे तभी उसका ऊपर जो वायु का आरोहण हो पाएगा, जिसके कारण से वहां पर निम्न दाब की स्थिति बन पाएगी समुद्र तल के ऊपर। तो ये हमने बात की ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, अनुकूल जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में। ये आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं इन कंडीशंस के बारे में। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। अगर हम बात करें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो इसका जो मूल आधार है वह उष्णीय है, मतलब अधिक तापमान पर यह जनरेट होता है। इसकी जो ऊर्जा है संघनन प्रक्रिया द्वारा गुप्त ऊष्मा से इसको प्राप्त होती है। जबकि जो आपका जो टेम्परेट साइक्लोन होता है जिसके अंतर्गत वाताग्र का निर्माण होता है, जो फ्रंट का जो इसमें जेनेसिस होता है, तो ये एक गत्यात्मक प्रकार होता है, एक डायनेमिक प्रकार के कारण इसमें जो कॉरियोलिस बल एवं वायु की राशियों की गति इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो इसमें ये आपकी उष्णीय प्रकृति के कारण ये जनरेट होता है, जबकि ये जो वायु की जो गत्यात्मक जो स्थिति होती है उसके कारण ये जनरेट होता है। इसके अलावा इसके अगर हम एरिया की बात करें तो जो 10 to 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री पर जो नॉर्थ एंड जो साउथ होता है उस तक ये सीमित होता है।
इसके अलावा ये जो आपका टेम्परेट होता है वो 35 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में आपको देखने को मिलेगा और अत्यधिक तापांतर के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में अधिक तरीके से स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वहां पे आपको टेरिटोरियल भूमि कम देखने को मिलेगी, तो जिसके कारण से जो तापीय अंतर आपको उत्तरी में देखने को ज्यादा मिलेगा, तो उसके कारण से ये उत्तर में ही ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो इसके लिए लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की जरूरत होता है समुद्री सतह पर, जिससे कि ये भूमि पर पहुंचता है। जब इसका जो लैंडफॉल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, तो ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, इसकी इंटेंसिटी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जो आपके ये होते हैं शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, उसकी जो उत्पत्ति है आपके स्थल पर भी हो सकती है, जल पर भी हो सकती है, ये दोनों सतहों पर हो सकता है, लेकिन ये आपका कहाँ पर होगा, केवल समुद्र की सतह पर। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसका जो विस्तार है कम क्षेत्र में होता है, इसका जो व्यास होता है 100 से 500 किलोमीटर तक होता है। जबकि जो आपका टेम्परेट साइक्लोन होता है, शीतोष्ण चक्रवात होता है, उसका विस्तार क्षेत्र काफी अधिक होता है और इसका जो व्यास है काफी व्यापक होता है, लगभग 300 से 2000 किलोमीटर। तो ये कितना हो रहा है, 100 से 500 किलोमीटर इसका व्यास, जबकि इसका जो व्यास है वह हो रहा है 300 से 2000 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पवनों का वेग, इसके अंतर्गत ये आपका काफी ज्यादा होता है, जिससे ये सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं। अगर 100 से 250 किलोमीटर पर हावर की इनकी वायु की गति होती है, जबकि जो आपके टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, उनकी गति केवल 30 से 150 किलोमीटर पर हावर की होती है। इसके अलावा ये जो चक्रवात हैं, ये आपकी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं, ये हमेशा ही आपको इसकी डायरेक्शन यही देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आपके जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, ये फ्लो करते हैं आपके पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके अलावा जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उसमें वाताग्र नहीं बनते, ये समुद्र की जो उष्ण एवं आर्द्र वायु से अपनी ऊर्जा प्रदान करता है, अपनी ऊर्जा लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत वाताग्र प्रणाली एक, जिसके अंतर्गत वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट ये इसके अंतर्गत बनते हैं, साथ ही साथ ऑक्यूलेटेड फ्रंट भी इसके अंतर्गत बनता है। तो इसके अंतर्गत ये जो वायुमंडल में जो क्षैतिज तापमान अंतराल के कारण ये अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें जो जेट स्ट्रीम है इसका पूरा तरीके से संबंध दिखाई नहीं पड़ता जेट स्ट्रीम से, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम है ऊपरी सतह के वायु परिसंचरण को कहा जाता है, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यह जनरेट होती है। तो इसके बीच में कोई स्पष्ट संबंध इसके अंतर्गत नहीं दिखता, लेकिन ये उसको प्रभावित करते हैं, जो कि ऊपरी परिसंचरण जिसके अंतर्गत जेट स्ट्रीम और जो रोजबी वेव्स होती हैं, वह इससे इसका स्पष्ट संबंध देखने को मिलता है। इसके अलावा जो 9 की अगर हम बात करें, तो चक्रवात के केंद्र को, इसमें जो साइक्लोन इस तरीके से बनता है, जो जनरेट होता है, ये आपका फिर बाद में हॉरिजॉन्टल इसका मोशन हो जाता है और ये एक बॉल तैयार होती है। उसका जो मिडिल पार्ट होता है वह एक तरीके से शांत क्षेत्र होता है, जिसको उसकी आंख कहा जाता है, जो शांत पवनों और वर्षा रहित क्षेत्र यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पर वायु का अवरोहण होता है। इसके कारण से यह शांत क्षेत्र होता है, किसी भी तरीके की वर्षा यहाँ नहीं होती। तो इसको, ये चक्रवात का जो केंद्र है उसको आई कहा जाता है। लेकिन अगर हम वाताग्र की बात करें, तो वाताग्र के अंतर्गत जो शीतोष्ण चक्रवात है उसका कोई भी ऐसा स्थान नहीं होता जहां पर पवनों और वर्षा से वह प्रभावित नहीं हो। तो ये हमने 9 डिफरेंसेस देखे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगातार जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वह भविष्य में ट्रॉपिकल साइक्लोन और जो चक्रवाती वर्षा है, इनकी तीव्रता एवं आवृत्ति में लगातार वृद्धि करेगी और इस तरीके की संभावनाएं लगातार बनी रहेंगी, जिसके लिए जरूरी है कि इनकी जो पूर्व अनुमान जो प्रणाली है उनको बेटर किया जाए, उनको एफिशिएंट बनाया जाए, जिससे इससे जो जनमाल का जो नुकसान होता है उससे रोका जा सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर बजटिंग क्या है, भारतीय संदर्भ में इससे संबंध चुनौतियों पर आपको चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो जेंडर बजटिंग की परिभाषा से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो जेंडर बजटिंग, या जिसको हम महिला उन्मुखी बजट भी कहा जा सकता है, का तात्पर्य यह है कि बजट प्रक्रिया के सभी स्तरों पर एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य को शामिल कर
कि कितना वुमेन के लिए दिया जा रहा है, कितना मैन के लिए दिया जा रहा है। तो इसको भी हमेशा ध्यान रखकर उस लैंगिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करके जेंडर विशिष्ट आवंटन के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ाने का प्रयास करना, यह आपका क्या कहलाता है, जेंडर बजटिंग कहलाता है। बजट में राजस्व एवं व्यय का पुनर्गठन भी इसी लैंगिक समानता को बढ़ाने के आधार पर किया जाता है। तो ये आप जेंडर बजटिंग की परिभाषा से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके 3 उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट उद्देश्य इसका यह होता है कि जो राजकोषीय जो नियोजन है में जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता को बढ़ाना। इसके अलावा जो बजट प्रक्रिया में जेंडर उत्तरदायी जो भागीदारी है उसको इंक्रीज करना, और बजट की तैयारी में महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से शामिल करना। तो इसका यह दूसरा उद्देश्य है। इसके अलावा जो लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की वृद्धि करना। तो इसके अंतर्गत राजकोषीय नियोजन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना, बजट प्रक्रिया में जो जेंडर उत्तरदायी जो भागीदारी है उसको बढ़ाना, उनको पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शामिल करना, और जो लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने का इसके अंतर्गत प्रयास करना। ये 3 उद्देश्य जेंडर बजटिंग के होते हैं। हालांकि इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय बजट, ये ध्यान रखिएगा, 2005-6 से जेंडर बजटिंग का जो विवरण है वह प्रस्तुत किया गया है सरकारों के द्वारा। लेकिन इससे संबंधित कुछ चुनौतियां भारत में विद्यमान हैं। उन चुनौतियों के बारे में हम डिस्कस करें तो फर्स्ट चुनौती है अपर्याप्त संसाधन। अगर हम बात करें जेंडर बजट का अगर कुल हिस्से की अगर हम बात करें, जो प्री इसका जो रहे हैं वह यह है कि अभी भी लगभग 1% से कम 2008-9 से यही हमारा जीडीपी का इसमें खर्च किया जा रहा है जेंडर बजटिंग के रूप में। और औसतन अगर हम देख लें इस जो वर्ष में, जो पिछले 10 वर्षों में, तो औसतन जीडीपी का जो लगभग 0.7% ही जेंडर बजटिंग पर अलॉट किया गया है। इसके अलावा निधियों के कुछ क्षेत्रकों तक ही इसका समेकन रहा। अगर हम बात करें, वैसे तो इसमें 1% से भी कंपेयर हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसके अंतर्गत जो जेंडर बजटिंग के आधार पर, लेकिन इसके अंतर्गत भी 1% में से भी हम पिछले दशक में जेंडर बजट का व्यय लगभग 85 से 90% जो आवंटन है केवल 4 मंत्रालयों में हमें देखने को मिलता है। या तो ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला एवं विकास मंत्रालय में ही 85 से 90%, 1% का भी जो कम हम जीडीपी का खर्च कर रहे हैं उसका जो 85 से 90% इन्हीं 4 मंत्रालयों पे हमें देखने को मिलता है। तो इससे निधियों का कुछ क्षेत्रों तक समेकन, ये दूसरी चुनौती। इसके अलावा अगर हम तीसरे पे बात करें तो कार्य पद्धति संबंधी अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। अगर जेंडर बेस्ड जो सिस्टम है उसके अंतर्गत लिंग आधारित डेटा तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से संसाधनों एवं अवसरों तक पहुंच के संबंध में अधिक सूचना सृजित करने की अभी भी जरूरत है, जिससे इससे संबंधित जो अशुद्धियां हैं वह उनको कम किया जा सके, एरर्स को कम किया जा सके। इसके अलावा एक जवाबदेही तंत्र की भी एक चुनौती है, क्योंकि अगर जेंडर बजटिंग जो सिस्टम की बात करें तो जारी करना अनिवार्य है, फिर भी जो महिला लाभार्थियों हेतु आवंटन के प्रभावी मूल्यांकन को अनिवार्य करने वाला कोई प्रभावी जवाबदेह तंत्र इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जो संसदीय हस्तक्षेप है उसकी भी कई सीमाएं इसके अंतर्गत विद्यमान है। इसके अंतर्गत ये तो कर दिया गया है कि अनिवार्य है आपको जेंडर बेस्ड बजट तैयार करना, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो उसकी कोई सी तरीके की अकाउंटेबिलिटी उसके अंतर्गत फिक्स नहीं की गई है। इसके अलावा जो विधायिकाओं की जो भूमिका केवल आपकी बजट प्रक्रिया से संबंधित रहती है या उसके निष्पादन या उसके मात्र अनुमोदन और निरीक्षण तक सीमित होती है, ना कि उसके निष्पादन तक, क्योंकि वह एक तो बजट तैयार कर देते हैं और उसका अनुमोदन कर देते हैं, फिर बाद में कैग द्वारा उसको निरीक्षण कर लिया जाता है, लेकिन उसका किस तरीके से उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है ये उसके अंतर्गत नहीं देखी जाती। इसके अलावा अगर हम बात करें जो जेंडर बजटिंग को संस्थागत बनाने के लिए, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रक्चर देने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे जो पारंपरिक बजट बनाने एवं नीति प्रक्रिया जो है उसको बदलने की प्रक्रिया काफी जटिल हो सकती है। तो इसके लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, जिसका अभाव देखने को मिलता है। तो ये हमने बात करी जो जेंडर बजट से संबंधित चुनौतियों के बारे में, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किए हैं, जैसे कि हमने बात की थी 2005-6 से जेंडर बजट को प्रस्तुत किया गया उससे संबंधित। तो इसके अलावा जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ के गठन में भी जेंडर डेटा बैंक के सृजन आदि कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं।
तो सरकार ने क्या बनाया है, जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ, और इसके अलावा जेंडर डेटा बैंक का भी सृजन किया है। लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य प्रयासों की आवश्यकता है। इन उपायों को अगर हमें लागू करना है तो इनकी प्रभाव और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि जो राज्यों के बीच में एक तरीके से एक जेंडर बजटिंग के लिए रैंकिंग का सृजन किया जा सके, जिसमें जैसे नीति आयोग कई तरीके की रैंकिंग प्रोवाइड कराता है राज्यों को, तो उसी तरीके की रैंकिंग जेंडर बेस्ड बजटिंग के लिए भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा जो राज्य स्तरीय जो जेंडर बजटिंग जो प्रकोष्ठ है, उसको इफिशियंसी को बढ़ाना चाहिए, उसको क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए उसको, और जो टेक्निकल ग्लिचेस है उसके अंतर्गत, तो उसमें तकनीकी सहायता भी उसके अंतर्गत दी जानी चाहिए। इसके अलावा प्रभावों को मापने के लिए केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं, प्रमुख जो कार्यक्रम है, उसका लैंगिक आधार पर ऑडिटिंग की जानी चाहिए, लैंगिक आधार पर अंकेक्षण किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो बजटीय आवंटन है, उसका जो वास्तविक खर्च के विचलन को, मतलब आपने कितना बजट आवंटन किया लेकिन खर्च उसमें बहुत ही कम हुआ, तो इसमें जो विचलन है, कितना आवंटन हो रहा है, कितना उसमें खर्च हो रहा है, इसमें जो विचलन है, उसके परिणामों की उचित निगरानी के माध्यम से उस जो विचलन को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये हमने उनके प्रयासों की बात की। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की तरफ देखें तो इन चुनौतियों के बावजूद, जो चुनौतियों की हमने बात की थी, उन चुनौतियों के बावजूद जेंडर बजटिंग एक ऐसा संस्थागत उपकरण है जिससे नीति निर्माताओं को ये आकलन करने की अनुमति दी है कि सरकार महिला सशक्तिकरण पर कितना व्यय कर रही है, इसका वह आकलन कर सकें। तो कितना वह महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसका आकलन भी उनके द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो लैंगिक समानता के जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के गंभीर प्रयासों को सरकार की तरफ से ये प्रयास बताता है कि वह कितने इसके प्रति सीरियस है। इसके अलावा इस संदर्भ में भारत को समय समय पर अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, और आकस्मिक जरूरतों, जैसे कोई आपकी जो इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं और आकस्मिक जरूरत है, उसमें हमें परिवर्तन करने की जरूरत है, उस जरूरत के अनुसार, तो उसके अनुरूप हमें बजट प्रथाओं को परिवर्तित करने की जरूरत है और उसको एक जेंडर बेस्ड बजट के रूप में बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें, हमारे देश की लगभग 49% जो पॉपुलेशन है तो महिलाओं की पॉपुलेशन है, और अगर हमें अपने देश को एक वैश्विक शक्ति के रूप में डेवलप करना है तो हमें जरूरत है कि हम उनको वे सभी अवसर उपलब्ध कराएं जो कि एक मैन को या किसी पुरुष को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के जेंडर बजटिंग से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे, और आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिस पे आपको हमारी हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।